साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे सेशन में जहां पर हम सभी कर रहे होते हैं डेली करंट अफेयर। तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का एक ऐसे सेशन में जहां पर आप सभी को डेली बेसिस के वो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स करंट अफेयर कराता हूं जो कि हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो आपको गुड आफ्टरनून, नमस्कार। थोड़ा सा तबीयत बीच में ठीक नहीं चल रही है जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, बट फिर भी मुझे थोड़ा ब्लड चेकअप करवाना पड़ रहा है कि भाई आपकी क्लासेस जो हैं रेगुलर बेसिस पे मैं ले सकूं, क्योंकि डेली बेसिस पे बुखार इतना ज़्यादा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा। मेडिसिन खा रहे हैं, ठीक हो रहा है, फिर हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। पर कोई नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। हमें बस एक दिन की करंट अफेयर नहीं हो पाई, तो आज है 16 तारीख और आज की करंट अफेयर की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग जानते हैं असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। क्योंकि जब आप सफल के राह पर चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं, और उन चुनौतियों का अगर आप जब सामना करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ आपकी गलतियां ज़रूर होती हैं। तो उस गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं आप असफल ना हो जाएं, इस वजह से उन गलतियों को देखिए, क्या गलती रह गई आप उस पर सुधार कीजिए और आगे बढ़िए, रुकिए नहीं। क्योंकि आपका काम है आपके सफल सपने को पूरा करना। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत करते हैं इसी थॉट के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 15 सितंबर के वो सभी करंट अफेयर महत्वपूर्ण जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो एक बार जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स आएंगे और आंसर करेंगे फटाफट। क्या होगा इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं। जो पहला दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं आपके भारत के अंदर पहला जो ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है वो आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है आपका, शुभ आरंभ गृह मंत्री के द्वारा जो है किया गया है FTI TTP का शुभारंभ होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, जो कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम है, किस एयरपोर्ट पे शुरुआत किया जाएगा। तो आप सभी को पता है 5 ऐसे एयरपोर्ट पे शुरुआत किया जाएगा जिसका नाम है लखनऊ, त्रिवेंद्रम, तिरुचिरापल्ली, और आपके मतलब ऑप्शन सारे सही हो जाएंगे। इंडियन रेलवे हैज स्टार्टेड अ डेली पार्सल ट्रेन सर्विस फ्रॉम कश्मीर टू फर्स्ट टाइम। कहाँ पे भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से कहाँ तक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की है। तो आप कहेंगे सर ये शुरू की गई आपके कश्मीर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। अगला सवाल है, वेयर हैज़ IIM अहमदाबाद लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। तो आपका पहला IIM अहमदाबाद जो है इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च हो रहा है आपके अबू धाबी में। याद रखेंगे सभी लोग, बहुत ज़रूरी है, किस प्रदेश पे पहली बार दुर्लभ पल्लास बिल्ली पाई गई है। सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे इंटरम प्राइम मिनिस्टर के रूप में आपके नेपाल के अपॉइंटमेंट हुआ है इंटरम प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं सुशीला कार्की इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये आपके इंटरम प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने पढ़ाई जो है आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU से करी है, और ये आपके फॉर्मर जज भी रह चुके हैं जो कि करप्शन के खिलाफ काफ़ी कड़क एक्शन लेते हैं। और आप सभी को पता ही है, ना सिर्फ ये सोशल बैन के वजह से ये आपका नेपालीज के द्वारा जो जैनजीज के द्वारा किया गया प्रोटेस्ट था, बल्कि ये करप्शन के खिलाफ था जो कि नेपाल में चल रहे आए दिन पर हो रहा था आपके वहाँ के मंत्रियों के द्वारा। अगला सवाल है, सेजेक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। वेयर इज सेजेक्स 2025 बिंग हेल्ड, रियाद, दुबई, जेद्दाह या फिर न्यू दिल्ली। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। बेटा रेगुलर क्लास आप सभी की होगी, टेंशन मत लीजिए, बस आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आपकी क्लासेस एक दिन की वजह से थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल बेटा, ज़ेद्दाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, भारत की सबसे तीव्र ट्रेन नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन नमो भारत ट्रेन, 130, 110, 200 या 60। तो आपका आंसर 160 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आचार्य देवव्रत जो हैं इनको दिया गया एडिशनल चार्ज ऑफ गवर्नर ऑफ विच स्टेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान या हरियाणा। तो आपका आंसर बी बिल्कुल महाराष्ट्र सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्वागत है आप सभी लोगों का। आ जाओ भाई जल्दी से फटाफट, और सेशन को शेयर कर देंगे और आप सभी लोग बताएंगे PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2025 जो है किसको अवार्ड दिया गया है। मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी। तो आपका आंसर ए बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह का आंसर बिल्कुल से, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को। चलिए अगला सवाल है अब आपके आज का, वो है 16 सितंबर, 16 सितंबर, और ये सभी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो स्वागत है, आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। और पहला सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया गया है? समझिए, एआई जनरेटेड मंत्री होंगे भैया ये, और वो कौन सा देश हो जाएगा? आप सभी लोग बोल देंगे तो आंसर हो जाएगा अल्बानिया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पहले ऐसे हैं जो कि एआई जनरेटेड मिनिस्टर हैं, और इनका मानना है कि करप्शन के खिलाफ ये कार्य कर रहे होंगे। तो ये अल्बानिया दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है, जिसका पद डिजिटल मंत्री मंत्री के रूप में दिया गया है। उनका नाम जो है डेला रखा गया है, जिसका मतलब होता है सूर्य। घोषणा करी गई है आपके प्रधानमंत्री एडी रामा द्वारा। और आप सभी को बता दूं, इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि 100% भ्रष्टाचार मुक्त और पब्लिक टेंडर प्रक्रिया और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंश्योर करना। ये है आपके, ऐसा लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड मिनिस्टर है, ऐसा लगेगा आपको एकदम रियल, समझ रहे हैं? तो इस तरीके के पहले ये प्राय आपके डिजिटल मंत्री जो हैं ये आपके एआई के लिए बने, जिनका नाम क्या रखा गया? डेला। तो आप सभी लोग याद रखेंगे अल्बानिया के बारे में भी। साथ साथ इसकी राजधानी तिराना है, और राष्ट्रपति है यहाँ के बजराम बेगच, प्रधानमंत्री यहाँ के एडी रामा, और अल्बानिया के पड़ोसी बहुत सारे जो देश हैं वो है मोंटेनेग्रो, कोसोवो, उत्तर मैसेडोनिया और ग्रीस। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर आप सभी लोगों की? ये आप सभी को मैप भी देखने को मिल सकता है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं एआई से ऐसे कौन कौन से संबंधित जो आपको करंट अफेयर रिसेंट में देखने को मिलेंगे। तो गूगल ने एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। आप सभी लोग जानते होंगे अभी रिसेंट में एआई जेमिनी जो है गूगल का, उसमें भी देख रहे हैं कितना ज़्यादा उसमें अपडेटेड करंट में या फिर ट्रेंडिंग फोटोज़ जो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं आपके पीपल्स के द्वारा। तो ये भी आप सभी को देखने को मिलता है। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा ओपन एआई ने भारत में अपना पहला कार्यालय नई दिल्ली में खोलने की घोषणा की है। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस भी मनाया जाता है, एआई अप्रिसिएशन डे। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया भी था 16 जुलाई वाले दिन पे। और आप सभी को बताया था कि आंध्र प्रदेश में देश का पहला एआई प्लस कैंपस खुलने जा रहा है। और आपके असम ने क्षेत्रीय भाषा भारत की पहली एआई न्यूज एंकर अंकिता जो है लॉन्च करी है। ये भी पूरी तरीके से एआई, मतलब आने वाले समय में पूरी तरीके से दबाव जो बर्डन है वो एआई के ऊपर बढ़ता जाएगा, और एआई जो है आपके देश और दुनिया पे अपना राज करने वाला है आने वाले समय में। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो एआई का जोरदार है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है, और फैसिलिटीज़ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। गूगल ने जेम्मा 3 एआई मॉडल लॉन्च किया है, आप सभी लोग जानते हैं। और एलन मस्क ने ग्रोक 3 एआई का अनावरण भी किया है, ये भी सभी लोग जानते हैं। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो आते हैं अपने अगले सवाल पे और आंसर करेंगे आप सभी लोग। आंसर करेंगे अगले सवाल का, कि ज्ञान भारतम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया जा रहा है किसके द्वारा? तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपका इंडिया के एंशियंट नॉलेज सिस्टम है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12 सितंबर को जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम रखा गया है, याद रखेंगे क्या? ज्ञान भारतम। इसका मेन एम ये है कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जो कि मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइजेशन या फिर प्रिजर्वेशन, उसको बचाया जा सके और उसको और भी ज़्यादा डिजिटलाइज किया जा सके, नंबर्स में समझा जा सके। पब्लिक इसकी पब्लिक जो है हमारे देश की, वो इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक्सेसिबिलिटी कर सके। और आप सभी लोगों को बता दूं, ये जो लॉन्च है ये कहाँ पर किया गया है? तो आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ आपके ज्ञान भारतम में, जो कि ज्ञान भारतम में, और ये कहाँ पर हुआ? आपके विज्ञान भवन में, नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, विज्ञान भवन के अंदर जो है ये आपका कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है आपका लॉन्च किया जाता है ज्ञान भारतम। समझ में आ रही है बात आप सभी लोगों को? इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो इससे कहीं ना कहीं आपका डिजिटाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन हो सकेगा। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी जो है ये एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी, जो कि पब्लिक और स्कॉलर्स के लिए एक्सेसिबल होगी, मतलब एक्सेस कर सकते हैं सभी लोग। और साथ ही साथ एआई ड्रिवन एक्सेस भी इसके अंदर, ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, चाहे वो सर्च करने की बात हुई, ट्रांसलेट करने की बात हुई, इन मैन्युस्क्रिप्ट को नॉर्मल हिंदी भाषा में समझने के लिए बात हुई, तो उसको भी
जो है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नॉर्मल पब्लिक को मिल सकेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आप सभी को बता दो रिसर्च एंड पब्लिकेशन पे कार्य हो सकेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ की बढ़ाई जा सकेगी, यहाँ पे स्कॉलर्स को ट्रेन किया जाएगा, कंजर्वेटर्स को यहाँ पे रखा जाएगा, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो होंगे इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाने के लिए नए नए टेक्निक्स का डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं ये जो ज्ञान भारतम है, इससे आपके जो हिस्टोरिकल ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं बचाया जा सकेगा। तो याद रखेंगे, भारत की प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं उनको डिजिटलीकरण करना और उनको कंजर्व करना, उनको आधुनिक शोध व तकनीक विकास से जोड़ना, ये इनका महत्वपूर्ण है। भारत के पास लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा पांडुलिपियां जो है इसका संग्रह रखा हुआ है। आप सभी को बता दूं, ऐसे मेजर पोर्टल्स जो है रिसेंट में लॉन्च जो किए गए हैं वो है इसाक्षी पोर्टल, जो कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दर्पण पोर्टल जो कि अन्न मित्र ऐप जो है केंद्र खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई पोर्टल जो है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम के द्वारा किया गया और प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो भारतीय प्रेम महापंजीयक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है, ये 10 काट दीजिए भाई। अगला सवाल ये है बेटा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बेटा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है आपका 23 सितंबर को, सॉरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे, हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाली भाषा है, हमारी देश की हिंदी भाषा। याद रखेंगे, आप सभी को इसके बारे में भी बता दूं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इनके द्वारा ही हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और इस ऐतिहासिक निर्णय के याद में ही यह दिवस जो है मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ही यही है कि लोगों को हिंदी के प्रति जागरूकता करना, इनके अवेयरनेस बढ़ाना, क्योंकि आपको पता है आए दिन हम लोग हिंदी को इतना पता नहीं क्यों अलग मानते हैं कि हमें हिंदी बोलने में शर्म आती है बड़ी बड़ी जगहों पर। मैं तो ये समझता हूँ यार, हमारा देश को तो वो लूट के गए, लेकिन हमारे देश की भाषा को भी लूट लिया उन्होंने। और चलो ठीक है, वो तो अब चले गए, लेकिन हमारे देश के अंदर जो लोग हैं उसके हिंदी के महत्व को तो समझे। आपका हिंदी बोलना बहुत कठिन है, हम लोग जो शर्माते हैं ना बोलना, अच्छे अच्छे लोगों को हिंदी सीखने में हालत खराब हो जाती है। बहुत ही सम्मान के साथ हमें हिंदी बहुत ही अच्छे से हमें बोलना चाहिए। पहली बार इंटरनेशनल सोवियत संघ के अंदर जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपका हिंदी भाषा में पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेवल पे जाकर भाषण दिया था। आप सभी को बता दूं, इसके प्रयोग को हमें बढ़ाना है और इसको सम्मान देना है, क्योंकि ये हमारी हिंदी भाषा है। हम मानते हैं हमारी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारे देश की, लेकिन ये राजभाषा के रूप में 1949 में अगर हमारे उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के द्वारा जो है इसको अगर राजभाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, तो हमें इसको पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए। और हिंदी से संबंधित कुछ कैसे करंट अफेयर आप सभी को जानना चाहिए कि भारत में राजभाषा से संबंधित प्रावधान जो है वो हिंदी के लिए है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक किया गया है हिंदी और राजभाषा के बारे में। अनुच्छेद 343(1) जो है ये विशेष रूप से हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करता है। साथ ही साथ हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई थी, जिसका मतलब ही यही होती है कि सिंधु नदी की जो भूमि है वहाँ पे, आप सभी को पता है हमारे भारत देश का इतिहास ही जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है, या फिर कह लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत होती है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हमारे देश का राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है जो कि बोली जाती है। भारत के अलावा ऐसे बहुत सारे देश हैं, चाहे वो फिजी हो गए, नेपाल हो गए, मॉरिशस हो गए, सूरीनेम हो गए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो हो गए, ऐसे देश में भी हिंदी जो है बोली जाती है। और बिहार एक ऐसा पहला राज्य था जिसने 1881 में हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा बनाया था। याद रखेंगे 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जब हुई थी, उस समय पहली बार हिंदी में संबोधित करने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाकर अगर हिंदी भाषा को रख सकते हैं, हिंदी भाषा को बोलकर पूरी स्पीच दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं।
हम अपनी भाषा को इतनी असमानता क्यों मानते हैं, असम्मान क्यों देते हैं? हमें अपनी भाषा को मजबूती देनी चाहिए, हमें अपनी भाषा के महत्व को समझना चाहिए और सम्मान के साथ, गर्व के साथ बोलना चाहिए। आते हैं अगला सवाल, एरियन नाइटन किस देश के धावक हैं जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो आप सभी लोग जल्दी से फटाफट इसका आंसर कर देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए, अमेरिका के ये हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्यों लगाया गया और किस किस पर लगाया गया है इसके पहले। तो आप सभी को बता दूं, अमेरिकी धावक एरियन नाइटन जो है, इनके ऊपर 4 साल का प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि मई 2024 में नाइटन का एपिट्रोनेबोलोन नामक एक एनाबॉलिक एस्ट्रॉयड है, इसके लिए इनको पॉजिटिव आया था, मतलब इन्होंने एनाबॉलिक एस्ट्रॉयड जो है लिया था अपने बॉडी के अंदर, जो कि एक डोपिंग कहलाता है। डोपिंग का कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आपके जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तो उन्होंने कुछ ऐसी नशीली पदार्थ का प्रयोग कर लेते हैं जिसकी उनकी जो बॉडी है वो आउट ऑफ एनर्जी जाकर कार्य करती है, मतलब उनके अंदर जितनी एनर्जी नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कार्य करती है, जिसकी वजह से और खिलाड़ियों के प्रतिभा पर असर पड़ता है। उन्हें टोक्यो में होने वाली एक जो विश्व चैंपियनशिप सहित किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। याद रखेंगे ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं रिसेंट में। तो भारत के जेवलिन थ्रोअर शिवपाल सिंह पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय धाविका अर्चना जाधव पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। रूसी टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके खिलाड़ी थे जिनके ऊपर डोपिंग की वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। अगला सवाल है, 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द 5th कोस्ट ग्लोबल समिट इन 2027? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्यारा भारत। आप सभी को इनके बारे में बता दूं, भारत को 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर का सम्मेलन की मेजबानी मिल रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं ये सम्मेलन चेन्नई के अंदर आयोजित किया जाने वाला ये सम्मेलन होगा और यह घोषणा आपकी रोम इटली के द्वारा जो है 4थे वैश्विक सम्मेलन में की गई है। आप सभी को साथ ही साथ समझना पड़ चाहिए कि 2025 में ऐसे कौन कौन से प्रमुख सम्मेलन जो हैं वो हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने आप सभी को कराए हैं करंट अफेयर में, जो कि आपके एसएससी में, मैं खुद पर्सनली बच्चों से मेरी बात हुई है, एसएससी में आपके बैंक का जो एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे करंट अफेयर आपके इस सेशन से आपके जुड़े हुए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप सभी को मैं करा रहा हूं, तो प्लीज़ इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में देखा कीजिए। मेरा फ़ायदा इसमें कुछ नहीं, मेरा फ़ायदा इतना है कि आप लोग आते हैं, जुड़ते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, तो इसी में मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं इससे पढ़ेंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। आप सभी को बता दूं, विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन जो है दावोस, आपका एक सेकेंड, दावोस में, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। विश्व सरकार सम्मेलन जो है WGS दुबई यूएई के अंदर हुआ है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GTS नई दिल्ली भारत के अंदर हुआ है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है WSDS सम्मेलन जो है समिट जो है वो आपका नई दिल्ली भारत के अंदर हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का एल्बर्टी कनाडा के अंदर हुआ है। साथ ही साथ नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का द हेग नीदरलैंड के अंदर हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का रायो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर हुआ है। शंघाई सहयोग SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन के अंदर हुआ है। और UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 बेलेम ब्राजील के अंदर हुआ है। ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप OGP ग्लोबल समिट जो है विक्टोरिया स्पेन के अंदर हुआ है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला सवाल है, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आप सभी को कराया हुआ था कि गोवा के अंदर ये आपका आयुर्वेद डे 2025 का मनाया जाएगा। लेकिन इसके पहले यही आयुर्वेद दिवस जो है आपके एक दिवाली के 2 दिन पहले वाले, आप सभी लोग जानते हैं, पड़ता है धनतेरस। उस धनतेरस के दिन पे, धनतेरस वाले दिन पे जो है, धनतेरस वाले दिन पे पहले, इसके पहले मनाया जाता था। याद है आप सभी लोगों को, धनतेरस वाले दिन पे ये आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब जो है 23 सितंबर को, हर साल 23 सितंबर को जो है ये
आपका ये आयुर्वेद दिवस जो है मनाया जाएगा। आप सभी को बता दूं ये 23 सितंबर 2025 से शुरुआत होगी और 23 सितंबर को मनाया जाएगा। अब हर साल अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA गोवा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट इसका इस बार पहला थीम है और पहली बार आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जा रहा है, जिसमें पहले ये धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, किस दिन पर मनाया जाता था, अब किस दिन पर मनाया जाएगा, सारी चीजें। इसका उद्देश्य ही यही है कि आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाया जा सके और इससे सतत जो जीवन शैली है इसके रूप में इसको प्रस्तुत किया जा सके। प्रेजेंटिंग इट इज अ सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। और डेफिनेटली आयुर्वेद से हो सकता है आपको समय लग सकता है किसी चीज के इलाज में, लेकिन ये पक्का है कि साइड इफेक्ट नहीं होगा और इसका जो कहीं ना कहीं मजबूती है वो आपको जड़ से मिटा सकती, किसी भी बीमारी को जड़ से मिटा सकती है। तो आप सभी का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। चलिए आते हैं अपने अगले इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। अगला करंट अफेयर है बेटा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किए गए न्यूयॉर्क घोषणा का मुख्य मुद्दा क्या था? आप सभी को पता होना चाहिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको समझते हैं। ये युद्ध जो है आप सभी को पता होगा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहा है। फिलिस्तीन क्या है एक तरीके से समझेंगे तो मिडिल ईस्ट का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है इसके अंदर शामिल है। यहां पर ज्यादातर फिलिस्तीन मुस्लिम की आबादी रहती है। अब इजराइल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे तो इजराइल यहूदियों का देश है, जीव्स को जिसको बोला जाता है उनका देश है। इसके बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इजराइल है वो जीव्स का देश है, ठीक है, इजराइल के बारे में समझेंगे, ठीक है। और जो आपका फिलिस्तीन है, ठीक है, जो आपका फिलिस्तीन है ये आपका मैक्सिमम देखें तो मुस्लिम का देश है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, विवाद का मुख्य कारण है कि जमीन का जो बंटवारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है 1947 में यूएन ने यहूदियों और अरबों फिलिस्तीनियों जिसको बात कर रहा हूं मैं इनके लिए अलग अलग क्षेत्र बनाए थे यूएन ने। लेकिन इजराइल धीरे धीरे फिलिस्तीनी जो इलाका थे जिसको आप गाजा पट्टी या फिर वेस्ट बैंक कह रहे हैं उस पर कब्जा करने लगा। अब इसमें यहां पर एक शहर था यरूशलेम शहर, आप सभी लोगों ने सुना होगा यरूशलेम, जिसको इंग्लिश में जेरूशलेम कोई कोई बच्चे बोलते होंगे, ठीक है, आपने ये सुना होगा जेरूशलेम। अब ये जो जेरूशलेम है ये क्षेत्र शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के ही लिए एक पवित्र शहर माना जाता है और दोनों पक्ष इसे अपनी राजधानी मानते हैं। कौन से दोनों पक्ष? आपके इजराइल और आपका फिलिस्तीन। अब गाजा पट्टी क्या है, ये हमास नामक फिलिस्तीनी संगठन का एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है, एक नियंत्रण है जिसमें हमास इजराइल पर जो हमास है यही हमास आपका इजराइल पर हमले करता है और जवाब में इजराइल गाजा पर बुरी तरीके से बमबारी करता है। तो अभी यहां पर मौजूदा बड़ा ही बेकार हालत है जिसमें आप सभी को पता है कि गाजा में काफी तेजी से ये युद्ध चल रहा है और इजराइल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए हमले करता है और फिलिस्तीन कहता है कि इजराइल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उनके अधिकार छीने जा रहा है। तो ये बेसिकली देखें तो युद्ध फिलिस्तीन मुसलमानों और इजराइल के यहूदियों के बीच में है और झगड़ा जो हो रहा है वो जमीन गाजा वेस्ट बैंक या फिर कह लीजिए यरूशलेम शहर को लेकर है। अब गाजा में रोज रोज बमबारी और हमले के जवाबी हमले हो रहे हैं और उसी को रोकने के लिए आप सभी को मैं बता दूं न्यूयॉर्क ने घोषणा की है। अब आप सभी को पूरा ये युद्ध समझ गए, इसका न्यूज समझ में आएगा कि जो न्यूयॉर्क है इसने घोषणा की है कि आपके ये जो फिलिस्तीन संकट चल रहा है इसको किसी तरीके से सॉल्व किया जा सके। समझ में आ रही बात? और ये प्रस्ताव किसने रखा है? तो याद रखेंगे ये प्रस्ताव आपके फ्रांस ने रखा है कि शांति का जो है वो प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। भारत ने इस रिजोल्यूशन पे पूरी तरीके से अपना पक्ष रखा है, वोट दिया है कि हाँ शांति होना चाहिए। इसके अंदर कुल 142 ऐसे देश हैं जिन्होंने समर्थन दिया है कि इनके बीच में शांति होनी चाहिए और 10 देशों ने विरोध किया है जैसे अर्जेंटीना, हंगरी, इसराइल और अमेरिका ने। 10-12 ऐसे देश जो है मतदान से अनुपस्थित रहे। कहने का मतलब इस 142 ने इसको सपोर्ट किया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ 10 देशों ने जो है वो अगेंस्ट में रहे हैं, याद रखेंगे सभी लोग 10 देश क्या रहे हैं, अगेंस्ट में रहे हैं। और आप सभी लोगों को ये भी पता होना चाहिए 12 देश इनमें से ऐसे रहे हैं जो कि
इन्होंने वोट ही नहीं दिया है, मतलब नो वोट, इन्होंने कोई वोट ही नहीं दिया है। और घोषणा जो की गई है इसमें यह है कि गाजा में युद्ध जो हो रहा है उसको समाप्त करने की अपील की जा रही है। ये जो दो देश हैं, टू स्टेट सॉल्यूशन है, इसके प्रभावी क्रियान्वयन जो हो रहा है उस पर जोर दिया जा सके, यानी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता और शांति से रहने का समाधान देना चाहिए। न्याय संगत, शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए सामूहिक कार्रवाई की मांग करी जानी चाहिए। और फिलिस्तीनी जो हैं और इजरायली जो हैं, ये दोनों को ही पूरे क्षेत्र के लोगों को लिए बेहतर भविष्य की प्रतिबद्धता जताई जानी चाहिए और प्रतिबद्धता दी गई है इनके साथ साथ। तो सरल शब्दों में समझ लिया होगा आपने कि फ्रांस ने यूएन पे जो प्रस्ताव रखा है ये गाजा को युद्ध रोकने के लिए किया गया है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। सारी चीजें मैंने आपको ये बता दिया कि किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया है और किसने इसके अंदर शामिल नहीं दिया है, कौन अगेंस्ट में है। तो याद रखेंगे मंच कहाँ पे रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर रखा गया है, जिसमें आप सभी को सारी चीजें मैंने समझा दिया था। ये पूरी स्टोरी तो आप लोगों को पीडीएफ ये अभिषेक सर ऑफिशियल वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप सभी लोग एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो पहली बार आपकी ये जो रेलवे लाइन का जो है बैराबी सैरांग रेलवे लाइन है, ये आपका इनॉग्रेट किया गया है। इसके बारे में थोड़ा समझने का पढ़ते हैं, इसको कोशिश करते हैं। 9,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं जो है आपकी इस मिजोरम के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शुरू की गई है। और मणिपुर और असम के अंदर भी ऐसी विकास परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। मिजोरम की पहली रेल लाइन जो है वो आपकी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन होने वाली है, जिसका 51.38 किलोमीटर का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। और बैराबी सैरांग रेलवे लाइन जो है इसके जरिए मिजोरम का संपर्क जो है दिल्ली, गुवाहाटी और कोलकाता से भी हो जाएगा। मिजोरम की राजधानी आइजवाल पहली बार इस रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इस रेलवे के रूट में 45 ऐसे सुरंग, 88 छोटे और 55 बड़े ब्रिज इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा 114 मीटर ऊंचा देश का दूसरा पियर ब्रिज भी है, जो कि कुतुब मीनार जैसा, जो कि सिर्फ 72 मीटर का है, इससे भी ऊंचा होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई गई है, जिसको आपकी लॉन्च किया जाएगा। उम्मीद करता हूं सारी चीज क्लियर होंगी। रेलवे से रिलेटेड कुछ ऐसे संबंधित करंट अफेयर है उन सभी बच्चों के लिए जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली नमो भारत ट्रेन सबसे तेज गति का ट्रेन बन चुकी है। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य और पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी के अंदर किया है, यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है। भारत रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का ट्रायल भी किया है, आप सभी लोगों को मैंने समझाया हुआ था। और भारत ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अपने पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन कोच का सफल टेस्टिंग करी है। और मारुति सुजुकी ने मानेसर में भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग खोली है। तो ये सारी चीजें आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं और महत्वपूर्ण है आप सभी करंट अफेयर के लिए, उन बच्चों के लिए जो भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं और भी बाकी अदर एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं। अगला सवाल है, दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश कौन बन चुका है? तो आप सभी को बता दूं, आपके जापान के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि 100 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी है। आप समझ लिए जापान के अंदर सबसे ज्यादा बुजुर्ग है पूरे दुनिया में। आपका पूरा जापान जो है 0.81% आबादी कवर करता है। अप्रोक्स देखेंगे तो 12 करोड़ से भी ज्यादा, आप कह सकते हैं 12.5 करोड़ के आसपास जो है इसकी कुल आबादी है पूरी दुनिया की। और आप सभी को बता दूं इसमें सबसे ज्यादा आबादी जो अगर बुजुर्ग की देखें तो आबादी 1 लाख से भी ज्यादा लोग हैं जो कि 100 साल से ऊपर हैं, समझ रहे हैं। और यही वो आपका देश है जहां पर हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एटम बॉम्ब का ट्रायल किया गया था अमेरिका के द्वारा। साल 2025 में दुनिया का सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला आबादी देश जापान बन चुका है, आप सभी लोग याद रखेंगे, जिसमें 87,784 महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं, और 11,979 पुरुष हैं जो कि 100 साल से उम्र से ज्यादा है। सोचिए सिर्फ पुरुष 11,000
और 8 गुना से भी 8 गुना के आसपास जो हैं ये आपकी महिलाएं वहाँ पर है जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। यह देश की कुल आबादी अप्रॉक्स 12.5 करोड़ के आसपास है। आप सभी लोगों को बता दूं जापान लगातार 55वें साल का यह रिकॉर्ड बनाया है और अब जापान में 15 सितंबर को बुजुर्ग दिवस जो है मनाया जाता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। जापान के बारे में थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें तो जिसकी राजधानी है टोक्यो और आधिकारिक भाषा देखें तो जापानी है और मुद्रा है यहाँ पे जापानी येन और 4 मुख्य द्वीपी जो है यहाँ पे होक्काइडो, होशु, शिकोकू और क्यूशु यहाँ की 4 मुख्य ऐसे द्वीप है जो आपको समझना चाहिए। अब आपके लास्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय जैस्मिन लंबोरिया एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025। 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो हुई है जैस्मिन लंबोरिया ने कौन सा मेडल जीता है? आप सभी लोग आंसर करेंगे तो आंसर याद होगा, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। क्लियर है आप सभी लोगों को? इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें तो 57 किलोग्राम के इन्होंने जैस्मिन मलेरिया ने आपके बॉक्सिंग जैस्मिन लंबोरिया ने, इनका नाम भी याद रखिएगा और कौन से बॉक्सिंग चैंपियनशिप में याद रखेंगे, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम की इनकी कुल वेट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये फाइनल मुकाबले में पोलैंड की जूलिया सिजरेमेटा को हराया है इन्होंने। और जूलिया सिजरेमेटा पेरिस ओलंपिक 2024 की सिल्वर मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं और जैस्मिन लंबोरिया पहली भारतीय महिला बनी है। बेटा ये इंडियन है, कहीं बाहर मत सोच लेना नाम से जैस्मिन लंबोरिया, ठीक है। ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग में गोल्ड जीता है, पहली भारतीय महिला। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के लिए। और जैस्मिन हरियाणा की भिवानी की रहने वाली हैं। आप लोग याद रखिए, ये तो बोलते हैं ना कि छोरी किसी छोरों से कम है के, और इन्होंने करके दिखा दिया कि कम नहीं बहुत ज्यादा है छोरी हमारी। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन लिवरपूल इंग्लैंड में किया जा रहा है। और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के मेडल देखें तो जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम की हैं, गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। नुपुर प्लस 80 किलोग्राम की, उन्होंने सिल्वर मेडल आया है। पूजा रानी 80 किलोग्राम की है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आप सभी को बता दूं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2025 में, तो 2025 में रियल मैड्रिड को दुनिया का सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब घोषित कर दिया गया है। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आधिकारिक रूप से बोली लगाई है कि हमारे खेला जाना चाहिए और अहमदाबाद में खेला जाएगा अगर इसको मिल जाता है तो। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। और भारत एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण है। फीफा ने हैदराबाद में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। लेंडो नॉरिस ने पियास्त्री को रोमांचक मुकाबले में हराकर हैंगरीन ग्रां प्री जीती है। मैग्नस कार्लसन ने पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप जीता है। खालिद जमील को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपकी ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं ऐसे एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में एपीईडीए के बारे में, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1985 को हुई थी, थोड़ा सा अलग सा है। जीके बूस्टर सेशन करते हैं, आप सभी को पता है। ये अथॉरिटी जो वर्क करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, जिसका मेन एम होता है कि आपके जो भारत का एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। और किस चीज़ की? एग्रीकल्चरल और आपके प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट को। इसका मेन कार्य यही होता है अपेडा का, और इसका ये मदद करता है उन सभी फार्मर्स को, एक्सपोर्टर को और इंडस्ट्रीज को जो कि आपकी इसमें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, पैकेजिंग हो और एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट हो। ये सारी चीज़ें जो है इनके प्रति ये मदद देता है आपका एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये आपका 1985 में किया गया। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज का करंट अफेयर की क्लास यही फिनिश करते हैं। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देंगे। और क्वेश्चन क्या है, 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है ये कौन करेगा? हु विल होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन 2027? तो महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जान रखिएगा। होमवर्क में सवाल है, कमेंट करके बताना। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहते ही पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए जो भी डेली पढ़ा रहा हूं तो अभिषेक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथियों आप सभी को बता दूं
जो भी बच्चे यहाँ नए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहें। अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी को थैंक यू सो मच। धन्यवाद।